हेलो क्लास 11th मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आपके? बढ़िया होंगे। मैं तो यही आशा करता हूं कि आपके हालचाल बढ़िया हों और आपके हालचाल और बढ़िया रहे। इस कोरोना में भी आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए मैं थोड़ी सी मेहनत करके आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। इस वीडियो को बनाना, फिर इसको अपलोड करना, ये सारे काम होते रहते हैं। और इस समय शाम के यानी कि रात के 11 बज चुके हैं और 11 बजे मैं आपको वीडियो बना रहा हूं। बेटे ध्यान रखें, इसलिए इस वीडियो को आप पूरी देखें और इसको समझने की कोशिश करें। समझ में नहीं आए तो एक वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार। इसीलिए आपको क्या है, मैंने इस क्लास को आपके घर पे भेजा है, आपके फ़ोन पे भेजा है, जिससे कि आप क्लास को बार बार देख सकें। वैसे क्या होता था, बच्चे एक बार क्लास में देखते थे, बच्चे को टीचर को पढ़ाते हुए देखते थे तो वहाँ पर हर चीज़ याद हो जाती थी। जैसे ही घर पे जाते थे तो क्या हुआ बेटा, वो भूल गए। इसका मतलब क्या है, उसे फिर से टीचर की आवश्यकता है। जैसे टीचर ने क्लास में पढ़ाया वैसे ही उसे दोबारा भी पढ़ने की आवश्यकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए मैं आपको वीडियो आपके मोबाइल पे, आपके यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका ये फ़र्ज बनता है, ध्यान दें बच्चों, रात के 11 बज चुके हैं और मैं आपके लिए इस समय जग रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपका फ़र्ज बनता है कि जैसे ही वीडियो आपको मिले, इस वीडियो को आप पूरी देखिए और देखने के बाद आप लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है बच्चों, सीधे सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। तो चैप्टर क्या चल रहा है हमारा, क्लास 11th का मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर चल रहा है। और मोल कॉन्सेप्ट में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अर्थात रस समीकरण मिति और रस समीकरण मितिक गुणांक, ठीक है। किसके लिए? केमिकल रिएक्शन के लिए। बच्चों बहुत आराम से मैं समझा चुका हूँ कि स्टोइकियोमेट्री किसे कहते हैं। तो कोई भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है और उस संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के अणुओं के मध्य या मोलों के मध्य या परमाणुओं के मध्य या जो अभिकारक और उत्पाद हैं उनकी मात्राओं के मध्य मात्रात्मक संबंध को उस रासायनिक अभिक्रिया का क्या कहते हैं बेटे, हम लोग स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, अर्थात रस समीकरण मिति कहते हैं, ठीक है। मैं डेफिनेशन इसको पीछे बता चुका हूं। चलिए मैं एक बार और इसको फाइनल करता हूं। क्या होता है कि जब भी कोई रासायनिक समीकरण दी गई होगी बच्चों, कोई भी रासायनिक समीकरण आपको दी गई होगी तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो रासायनिक समीकरण। जैसे मान लीजिए आपको केमिकल रिएक्शन दे रखी है बच्चों, उन्होंने N2+3H2 और एरो 2NH3। तो ये पूछ सकता है कि बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए इसमें अभिकारक और उत्पाद के कितने अणु भाग ले रहे हैं, यानी कितने अणु अभिकारक के मिलकर के कितने अणु उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक के कितने अणु आपस में मिलते हैं और कितने अणु उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। दूसरी तरीके पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, मोल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में पूछ सकता है? मोल के फॉर्म में, यानी अभिकारक के कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट के अंदर और पार्टिसिपेट के बाद कितने मोल प्रोडक्ट बन रहा है, यानी उत्पाद बन रहा है। ये ध्यान रखें, जब भी हम किसी भी तरह खड़े इस तरीके से खड़े होंगे, आपकी कॉपी होगी तब भी आप ऐसे ही बैठे होंगे, मेरे पास बोर्ड है तब भी मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, तो जो भी लेफ्ट साइड में होगा वो हमेशा अभिकारक कहलाता है। ये हमेशा क्या होता है? अभिकारक होता है बच्चों। और इसके राइट साइड में क्या होता है? हमेशा उत्पाद होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखें, अभिकारक हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, उत्पाद हमेशा राइट साइड में रहेगा, क्योंकि आप जो भी कोई पदार्थ लेते हैं हमेशा सीधे हाथ से लेते हैं। तो आपको जो मिलने वाला पदार्थ है वो ये है, आप जो खर्च पदार्थ करेंगे वो ये, जो खर्च करेंगे वो लेफ्ट साइड में, जो प्राप्त होगा वो राइट साइड में, ठीक है। तो राइट साइड वाला जो होता है वो हमेशा प्रोडक्ट होता है, लेफ्ट साइड वाला जो भी होता है वो हमेशा रिएक्टेंट होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए पूछा जाएगा कि बताइए इसमें नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल क्या बन रहे हैं बेटे? अमोनिया के बन रहे हैं। तो आप कहोगे बेटा कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो 1 है, क्यों? क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 माना जाए। तो 1 अणु आपका किसका है? नाइट्रोजन का है। 3 अणु आपके किसके हैं बेटे? हाइड्रोजन के हैं। ये दोनों आपस में मिलते हैं तो आपका 2 अणु अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। तो आपका मतलब ये होगा कि इस तरीके से हम बता सकते हैं, ठीक। अब अगर इस बात को मोल में कहा जाए कि भाई मोल में बताओ, तो जितने अणु होते हैं उतने ही मोल हो जाएंगे यहाँ पर। तो 1 मोल नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 मोल
हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे हमें क्या हुआ है 2 मोल अमोनिया के मिलते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ इस अभिक्रिया का। ठीक, तीसरा है कि अगर आपसे कहा जाए भी परमाणु में बताओ, यानी परमाणु के बारे में बताइए। ठीक है, तो मात्रात्मक संबंध किस किस में निकाल सकते हैं, अणु में निकाल सकते हैं, मोल में निकाल सकते हैं, परमाणु में निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगा बेटे, यहाँ पर क्या होगा बेटे, यहाँ पर परमाणु कितने होंगे, 2 नाइट्रोजन के परमाणु हो जाएंगे। ठीक है, 2 परमाणु किसके, नाइट्रोजन के। ठीक है, और 3 परमाणु कितने, 3 दूनी 6 परमाणु किसके होंगे बेटे, हाइड्रोजन के होंगे, H हाइड्रोजन के होंगे। तो आपको यानी कितने मिलेंगे यहाँ पर, 2 परमाणु नाइट्रोजन और 2 परमाणु नाइट्रोजन और 6 परमाणु हाइड्रोजन के मिलेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में। अगर आपसे द्रव्यमान में पूछा जाए, चौथी बात, द्रव्यमान में पूछा जाए तो क्या बताओगे बेटे, एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है बेटा 14 ग्राम, तो 2 का कितना हो गया 28 ग्राम। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट करने के बाद 17 दूनी 34, यानी 14 3 17, 17 दूनी 34, यानी 34 ग्राम आपका क्या बनाएंगे बेटे, अमोनिया बनाएंगे। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अणु, मोल, परमाणु या द्रव्यमान, इनके मध्य मात्रात्मक संबंध को निकालना ही क्या कहलाता है बेटे, स्टाइक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरणमिति कहलाती है, अर्थात स्टाइक्योमेट्री कहलाती है। अब बात आती है कि स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या होता है, स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक क्या होता है। जरा देखिए यहाँ पर स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक की बात हम लोग करते हैं। ठीक, तो स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक जो होता है, देखो यहाँ किसी भी अभिक्रिया में, कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में जितने मोल रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। जैसे नाइट्रोजन का स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, यानी नाइट्रोजन का स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना होगा, 1। ठीक है, क्योंकि इसके आगे कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 मोल नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए नाइट्रोजन का स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपसे कहा जाए भाई हाइड्रोजन का स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना होगा, तो इसके आगे 3 है तो 3 हो जाएगा। अब आपसे कहा जाए भाई अमोनिया का स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या होगा, स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या होगा, तो क्या बताओगे आप, 2, क्योंकि इसके आगे 3, इसके आगे 2 और इसके आगे 1 लिखा है, जो कि इन पदार्थों के, इन मॉलिक्यूल्स के स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट होते हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए, रिएक्शन, इस अभिक्रिया का स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट पूछा जाए, तो आप बताओगे बेटा 1,3,2 या 1:3:2, तो इसको बता सकते हो आप स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। आई होप आपको ये दोनों बात समझ में आ गई होंगी कि स्टाइक्योमेट्री क्या होता है और स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या होता है। चलिए मैं एक ऐसे फॉर्मूले को आपको यहाँ से निकलवाऊंगा जिससे इससे होने वाले सारे न्यूमेरिकल आप चुटकी बजा करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियो को, आगे मिलते हैं। चलिए देखिए जरा यहाँ पर, चलिए देखो यहाँ पर बेटे, अगर मान लो, क्या मान लो, मैं ये मानता हूँ कि एक रिएक्शन आपके पास है, मैं यहाँ पर जो लिखने जा रहा हूँ वो लिखने जा रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन पर मोल कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए बेटे, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास है हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ साथ आपका क्या लिया है, ऑक्सीजन लिया है, जिससे आपका क्या बनना है, जल बनना है। अगर मैं यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल इसके ले रहा हूँ तो 2 मॉलिक्यूल जल के बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट देखूँ, क्या देखूँ बेटे, स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट देखूँ और मोल्स देखूँ, यानी सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोल की। ठीक है, तो मोल क्या है बेटे, ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ पर इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, ज़रा नोट करेंगे, है ना। मोल्स को लिखते हैं स्मॉल n। ठीक है, और H2 को मोल निकालना है तो H2 इस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बराबर कितने हैं, 2 मोल हैं।
मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं बेटे? 2 मोल हैं। अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? इसका कुछ नहीं है तो 1 मोल हो गया। मोल्स ऑफ वाटर यानी कि H2O इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 2 हो गया यहाँ पर। क्लियर? अब मैं पूछूं बेटा कि स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ यानी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बेटा? इसके आगे 2 है तो 2 हो जाएगा। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। ठीक है। और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2O बराबर 2 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ यानी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू होगा 2/1, जो कि हमेशा फिक्स होगा। अगर आपको वाटर बनाना है तो ये ध्यान रखो 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन के लेंगे तभी ही आपका वाटर बनेगा, जल बनेगा। इसके अलावा अगर आपने इसका 1 मोल ले लिया, इसका भी 1 मोल ले लिए, बराबर बराबर ले लिए, तो कभी भी वाटर नहीं बनेगा। ठीक है, कभी भी जल नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, इसी रेशियो में रहेंगे, 2:1 के अनुपात में रहेंगे। ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, कभी भी नहीं बदल सकते। और अगर आपने बदला तो आप जो चाह रहे हैं पानी, वो कभी भी पानी नहीं बनेगा, कभी भी वाटर नहीं बनेगा। ठीक है। अब जरा देखिए, इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं हम सूत्र के लिए। इस चीज़ को यहाँ ले आए, इस चीज़ को यहाँ ले आए, तो जरा देखिए यहाँ पर क्या हो गया। यहाँ पर आपके पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा बेटे नंबर ऑफ यानी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई, ये वाले 2 यहाँ जाएंगे, यहाँ पर ले आओ यहाँ पर, बराबर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, ये आ गया। अब ये 2 क्या है? ये जो 2 है वो स्टाइक्योमेट्री है किसका? हाइड्रोजन का। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है बेटा? 2 है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसकी जगह पे? इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं बेटा क्या, यानी इसकी जगह पे लिख सकते हैं बेटे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए बेटे यहाँ पर एक इसे कहते हैं हम मोल कॉन्सेप्ट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये रिलेशन निकल के आ गया। अगर हाइड्रोजन के मोल आपको पता हो, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आपको हाइड्रोजन का पता हो, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आपको ऑक्सीजन का पता हो, तो आप ऑक्सीजन के मोल निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखें, ये जो है ये जब बैलेंस करेंगे रिएक्शन तो ये आप फिक्स करेंगे, इसको आपको फिक्स करना है बच्चे, इसको आपको फिक्स करना है। और ये जो मोल्स होंगे, ये मोल्स ये आपके क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। ये मोल्स की संख्या क्वेश्चन में दी हुई होगी, यानी किस रूप में दी गई होगी संख्या? या तो भार दिया गया हो तो मोल निकालने पड़ेंगे, या सीधे सीधे मोल दिए गए होंगे तो आप यहाँ पर लगा करके इसके मोल निकाल सकते हो। और जब मोल निकाल सकते हो तो आप तब आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी का भी आप भार भी निकाल सकते हो। अच्छा, ये भी आप इसको कर सकते हो इसी तरीके से। क्या कर सकते हो? जरा देखो, मैं इसको आगे बराबर कर दूं, थोड़ा सा बढ़ा दूं इसको, तो देखिए बेटा क्या है, यानी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ बेटा मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट किसका? वाटर का। तो मोल्स ऑफ वाटर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ये हमेशा सदैव कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे बेटे। कैसे रहेंगे बेटे? इक्वल रहेंगे। इक्वल इक्वल इक्वल। जरा देखिए कैसे रहेंगे इक्वल, कंफर्म करते हैं हम इस चीज़ को। जरा देखो, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। चलिए मैंने यहाँ रख दिए 2, डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2। चलिए मैंने यहाँ रख दिया 2 बराबर। अब देखो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो मैंने 1 रख दिया। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑक्सीजन कितना? 1 है, मैंने यहाँ 1 रख दिया। इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं? 2 हैं, तो मैंने 2 रख दिए। यहाँ पर 2 हैं तो मैंने 2 रख दिए। इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, तो कितना आ जाएगा बेटा? सब आपस में आ जाएगा 1 बराबर 1 बराबर 1। अर्थात इन सभी का रेशियो हमेशा कैसा होता है? आपस में बराबर होता है। ये ध्यान रखें। इस वाले सूत्र से आपको न्यूमेरिकल करने होंगे। इस सूत्र से आपको क्या करने होंगे बेटे? न्यूमेरिकल करने होंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं फिर हम लोग। ठीक है, देखिए ले लीजिए। ठीक है, 1 2 3, ठीक, चलते आगे हम लोग। देखो बेटे यहाँ पर जैसे आप देखो मोल कॉन्सेप्ट और लगा रहा हूँ मैं एक रिएक्शन के ऊपर, उसके बाद एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, परेशान बिल्कुल ना हो, बहुत ही सरल लगेगा आपको ये सब। ठीक, जैसे मान लो आपके पास रिएक्शन है, यानी स्मॉल na
n मत लिखो, सही नहीं रहेगा, एक्स ए प्लस बाई बी एरो जेड सी, ये आपके पास केमिकल रिएक्शन है। इस पर मोल कॉन्सेप्ट लगाना है, यानी अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटे, यानी मैंने क्या बताया बेटे, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ मैं अगर देखता हूँ, इसके लिए लगाता हूँ तो क्या आ जाएगा बेटे, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है बेटा, ये x, बराबर ऐसे ही मोल्स ऑफ V डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन क्या है, बाई, इसी प्रकार मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाई Z। इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हो। उससे क्या क्या निकाल सकते हो, जैसे मान लो आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये दोनों तो, ये तीनों चीज़ें रिएक्शन से मिल जाएंगी। और इन तीनों चीज़ों में से किसी एक के मोल पता हो तो आप बाकी के भी मोल निकाल सकते हो। देखिए कैसे निकाल सकते हो, एक न्यूमेरिकल नोट करते हैं हम लोग। जरा देखिए यहाँ पर कैसे न्यूमेरिकल से आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। जरा देखो यहाँ न्यूमेरिकल है बेटा आपका कि 14 ग्राम नाइट्रोजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया बनाती है। तो हाइड्रोजन तथा अमोनिया के कितने मोल, यानी मोल ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन तथा अमोनिया के मोल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या हुआ, इसमें केवल आपको नाइट्रोजन के बारे में दे दिया गया और हाइड्रोजन और अमोनिया के बारे में पूछ लिया गया, ठीक है। तो क्या लिखा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती है। चलिए मैंने करा दिया यहाँ पर, नाइट्रोजन सॉल्यूशन कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर, ठीक है, सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व, ठीक। जरा देखो यहाँ पर नाइट्रोजन की रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ बच्चों करा रहा हूँ, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में मिल रहा है अमोनिया। कितना मिल रहा है अमोनिया, जरा देखो 3 हो गए, विषम संख्या होगी, आगे 2 लगा दीजिए। जब यहाँ 2 लगा दी तो इसके आगे 3 लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, यानी वेट दिया है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का जो वेट दिया है इससे मोल निकाल लीजिए। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई एटॉमिक, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, वेट कितना है 14 ग्राम, और एक नाइट्रोजन का वेट होता है 14 और 2 नाइट्रोजन है तो इसकी 14 दूनी 28, तो ये है ग्राम, ये हो गया 28 ग्राम प्रति मोल हो गया, ठीक है। अब ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 14 ग्राम 14 दूनी 28, यानी कि 0.5 मोल आ गया आपका डेफिनेशन आंसर, ठीक है। तो नाइट्रोजन के मोल कितने हो गए बेटे, 0.5 मोल हो गए, क्योंकि मोल आप पीछे निकाल चुके हैं। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। भार कितना दिया है, 14 ग्राम दिया है। नाइट्रोजन का अणुभार कितना आएगा, 28 ग्राम आ जाएगा नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि खाली एक एन का होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले नाइट्रोजन से इसके वेट से कोई मतलब नहीं है, ये कितना भी संख्या हो, लेकिन नाइट्रोजन के लिए कितना होता है 14 होता है, 2 नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। ये बस समझना, यह 14 इसलिए इसका 14 हो गया है, ये ध्यान रखना, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक। तो जरा देखिए यहाँ पर ये मोल्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगा देंगे मोल कॉन्सेप्ट। क्या लगा देंगे बेटे हम लोग, मोल कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई कर देंगे। जरा देखिए, है ना, अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक। क्या होगा ये, यानी n यानी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, है ना, ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। ये आ गया, इसकी वैल्यू आपको पता है।
अब देखो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, इसके लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसके लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आ गए बेटा 0.5, तो यहाँ लगा दीजिए 0.5 डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ गया बेटा इसका 1 है, तो नीचे लगा दो 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पता नहीं है तो यहाँ पर लिख दो ऐसे ही मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 3 है, तो आगे लिख दो 3। अब देखो क्या हुआ है, ये देखिए निकाल लीजिए भाई, बहुत सरल होगा। NH2 बराबर 3 पंजे 15 यानी 1.5, ठीक है। नाइट्रोजन के मोल निकल करके ये आ गए। इसी तरीके से आप अब अमोनिया के मोल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, यानी स्मॉल n2 डिवाइडेड बाई कितना आ गया बेटा, डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं 0.5 डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा 1, तो 1 लिख दो बराबर मोल्स ऑफ अमोनिया पता नहीं है तो आप ऐसे ही लिखे रहने दो, मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा इसका 2 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मोल्स ऑफ अमोनिया इक्वल टू हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 1.0 मोल, ठीक है। तो इस तरीके से आप अमोनिया के मोल निकाल सकते हो। नोट करें फिर देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। नोट करिए जरा इसको। हाँ तो चलिए, वो उतार लिया होगा, देखा आपने कि हमने किस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट के आधार पर न्यूमेरिकल कितने आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। और अगला न्यूमेरिकल भी है, अगर आप वैसे देखोगे, अगर और तरीके से करोगे तो काफ़ी टफ पड़ जाएगा न्यूमेरिकल, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट के आधार पर जो मैंने आपको तरीका बताया है उसके आधार पर आपका न्यूमेरिकल बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा, चुटकियों में सॉल्व होगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, सवाल क्या दिया है, सवाल दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 ग्राम एथेन का पूर्ण दहन होता है। दहन का मतलब उसे जलाना है आपको, ठीक है। 3 ग्राम एथेन को जलाना है, होता है STP पर आवश्यक O2 का आयतन, मतलब कितना O2 की जरूरत पड़ेगी इस एथेन को जलाने के लिए, आयतन व प्राप्त CO2, तो जलाने से कितनी CO2 बनेगी, कितने लीटर, यानी आयतन कितना बनेगा CO2 का, ये हमें पता करना है। अब आप कहोगे सर आपने तो मोल बताया था, यहाँ तो आयतन आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। किसी का भी आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है बेटा किस पर, STP पर, ध्यान रखें मेरी बात को, किसी का भी आपको STP पर आयतन निकालना है तो बराबर होता है मोल इंटू 22.4 लीटर। ध्यान रखें इस फॉर्मूले को, अर्थात निकालने इसमें भी बच्चों मोल हैं, क्या निकालने हैं, मोल निकालने हैं। और मोल निकालने के लिए हमारा मोल कॉन्सेप्ट जो है सबसे ही बेस्ट तरीका है मोल निकालने का। चलिए देखते हैं इसके मोल निकालने के बाद, ठीक है। तो देखो एथेन का दहन करना है बच्चों, तो एथेन का सूत्र होता है C2H6, C2H6 एथेन का फॉर्मूला होता है। दहन करोगे इसका मतलब इसे जलाना है, तो जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जल नहीं सकती। तो दहन का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो इसकी, जब रिएक्शन करा दो तो किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं बच्चों दो चीज़ बनती हैं, एक तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा बनता है जल। ये ध्यान रखें आप, कोई भी चीज़ जब जलाई जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, ठीक। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं बच्चों हम लोग, और बैलेंस जब हम रिएक्शन करेंगे तो C कितने 2, इधर कितना है 1 C है, तो आगे कितने लगा दो 2 लगा दो, ठीक है। अब H कितने 6, तो यहाँ पर H कितने 2, तो आगे कितने लग जाएंगे 3H लग जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, यानी यहाँ पर O कितने हो गए टोटल, 2 दूनी 4 और 3 7 O हो गए, जो कि एक विषम संख्या है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्टोइकियोमेट्रिक चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पर नहीं आएगी। तो 7/2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 और 3 7, तो 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी वैल्यू। या ऐसा भी कर सकते हो, कैसा कर सकते हो, पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दीजिए। जब 2 से गुणा करोगे तो 2 से यहाँ हो जाएगी, जैसे हम जिसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये नीचे वाले 2 कट जाएंगे, अर्थात यहाँ पर ये 2 O2 आ जाएगा बेटा, सॉरी 7 O2 आ जाएगा, यहाँ पर 7 O2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें कितने आ जाएंगे 4 O2 हो जाए, 4 CO2 हो जाएंगे यहाँ। इसमें कितने हो जाएंगे बेटे 2 3 6 H2O हो जाएंगे, ठीक। तो अगर मैं इसका देखता हूँ कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो गया, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया 2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो गया बच्चे
जरा देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना हो गया 7 हो गया, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो गया बच्चे 4 हो गया, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, मोल्स निकालने हैं, किसके, ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालने हैं। इसके लिए आपको एथेन के मोल की आवश्यकता पड़ेगी, तो मोल किससे निकाल लेंगे, इसके बाहर से निकाल लेंगे। चलिए निकाल लीजिए, यानी कि C, इसको लिख सकते हैं मोल्स ऑफ C2H6 इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ C2H6 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ C2H6। ठीक है, तो वेट कितना है 3 ग्राम दिया गया है। मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा बेटा, देखो C कितना 12 दूनी 24 और 24 और 6 कितना हो गया 30 हो गया, 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 1/10 बराबर 0.1 मोल। इतने मोल आ गए एथेन के, ये इतने मोल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एथेन के। बस लगा दीजिए मोल कॉन्सेप्ट। देखिए बेटे मोल कॉन्सेप्ट इस पर लगा दीजिए, मोल कॉन्सेप्ट जरा लगाओगे तो क्या बनेगा, जरा देखिए यहाँ पर मोल्स ऑफ C2H6 डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ C2H6, ठीक है, इक्वल होगा किसके, मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2। जरा देखिए मोल्स ऑफ C2H6 कितने हैं, मोल्स ऑफ C2H6 है 0.1, चलिए मैंने यहाँ रख दिया 0.1 डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ C2H6 कितना है बेटा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इक्वल टू मोल्स ऑफ, तो हमें पता ही करना है CO2 के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका 7 है, तो यहाँ 7 लगा दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जरा देखिए, जरा देखो यहाँ पर बेटे, जरा देखिए यहाँ, तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई, तो पॉइंट का 7 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो पॉइंट का 7 आएगा और इसमें 2 से मल्टीप्लाई रखी जाएगी आगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही 2 से, अगर हम इस 2 को हटाते हैं तो यहाँ नीचे बटे में आ जाएगा, ये नीचे बटे में आ जाएगा, अरे यहाँ से हटाएं तो बटे में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 2 3 6 आ गए बेटे। अब कितने बचे, 1 2 5 10। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है 0.35। हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, यानी BO2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यानी N आ गए आपके कितने, यानी मोल की संख्या आ गई 0.35, तो 0.35 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 22.4 लीटर से, तो जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने पर वो इसका मान आ जाएगा, जो कि आपको सेल्फ कैलकुलेट करना है और इसका मान कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करेंगे इसका उत्तर कितना आएगा वो वाला। ठीक है, मैं कल देखूंगा फिर बताता हूँ आप लोग। ठीक, चलिए इसका वॉल्यूम आप निकाल लोगे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके जो भी वॉल्यूम आएगा वो आप यहाँ पर नीचे कर लोगे। अब हम बात करते हैं कि मोल्स ऑफ CO2 कितने होंगे। जब मोल्स ऑफ CO2 पता लग जाएंगे तो आप वॉल्यूम ऑफ CO2 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आयतन पूछा गया है किसका, ऑक्सीजन का और CO2 का आयतन। ठीक है, दोनों का, तो हमने ऑक्सीजन का तो आयतन निकाल लिया, अब CO2 का आयतन निकालेंगे और CO2 का आयतन निकालने के लिए हमें CO2 के मोल की आवश्यकता पड़ेगी। बस यहीं पर हम फॉर्मूला चेंज कर दे रहे हैं, मोल्स ऑफ C2H6 डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ C2H6, ये तो सेम रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटे, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा CO2 और यहाँ पर भी CO2। ठीक है, नीचे वाली ये संख्या हटा दी जाएगी। ज़रा देखिए यहाँ, अब देखो यहाँ पर इसके मोल्स कितने हैं 0.1 है, इसके कोफिशिएंट कितना है 2 है, इक्वल टू इसके मोल्स तो पता ही नहीं है तो CO2 का CO2 रहेगा, इसके कोफिशिएंट हमें पता है कितना है 4, तो यहाँ नीचे कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ऐसे ही हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ज़रा देखिए, ज़रा देखो बेटे यहाँ पर, अब देखो इसकी 2 की मल्टीप्लाई 2NCO2 यानी कि 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2, यानी CO2 के मोल, यानी 4 से गुणा हो जाएगी तो 0.4 हो गया। अब क्या होगा, मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0.2 मोल आ गए लोंडो, कितने आ गए 0.2 मोल आ गए यहाँ पर। ठीक है, 0.2 मोल आ गए। अब मोल पता लग गया तो वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा बेटे, यानी मोल्स ऑफ CO2 इंटू आपका आ जाएगा 22.4, क्योंकि STP की बात हुई है। यहाँ पर आप मोल्स ऑफ CO2 0.2 लगा दोगे, गुणा 22.4 लगा दोगे तो 22 दूनी कितने हो गए, यही 4 दूनी 8, 22 दूनी
44 हो गए, तो कितने के बाद दशमलव, 1 और 1 2 के बाद 4.48 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम दोनों के वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। बच्चों देखिए कितने सरल तरीके से आपने आंसर इनके निकाल लिए। चलिए इसके आगे मैं अगली वीडियो में भी इस तरीके के न्यूमेरिकल कराऊंगा। तब तक के लिए एक बात और ध्यान रखें, रात के 12 बज चुके हैं और मैं आपके लिए यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज बनता है कि वीडियो को पूरे देखें और देखने के बाद इसे समझने की कोशिश करें। समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करेंगे, मैं आपको अगली वीडियो में दोबारा समझाऊंगा वो टॉपिक। जब दोबारा समझाऊंगा और इस वीडियो को जब आप बार बार देखोगे तो निश्चित ही समझ में आ जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्यों शेयर करें? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसमें बच्चों को क्लास की स्टडी नहीं मिल पा रही है, तो ये वीडियो आप हर बच्चे के मोबाइल तक पहुँचाने की कष्ट करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चलिए।